Hello everyone. We are going to start a new chapter of class 10th chemistry, that is periodic classification of elements. What is periodic classification of elements? हम classification क्यों करते हैं elements का? That means आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि matter is made up of tiny particles called atoms. मतलब atom से matter बना हुआ है और सबसे tiny particles होते हैं and further atoms are divided into subatomic particles known as electron, protons and neutrons. So on the basis of this we discuss about elements. ठीक है, elements के बारे में हम discuss करते हैं. तो इन elements को हम किस तरीके से arrange करें एक particular manner में, इस chapter में हमने ये चीज़ पढ़नी है. आप पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली बना कैसे है, किस क्या क्या इसमें डिस्कवरीज हुई जिसकी हेल्प से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है. तो सबसे पहले आ जाता है अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. अर्ली मॉडल्स में कौन सा है सबसे पहले? डॉब्रिनियर ट्राइड. डॉब्रिनियर क्या कहता है? ठीक है, डॉब्रिनियर ने क्या किया, इसने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, और वो अरेंजमेंट तीन के एलिमेंट्स को लेकर किया. ठीक है, 3 एलिमेंट्स लिए उसने और उन 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. मीन्स उन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस उनको दिखाई दें. इसलिए उसने उनको क्या कहा? ट्राइड. क्योंकि जो ग्रुप बनाया है उसने, जो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया गया ट्राइड्स. नेक्स्ट है, he showed that the atomic masses of the middle element is approximately the arithmetic means of the other two, but Dobrynyer could identify only 3 triads from the element known at that time. अब इसने क्या किया कि एटॉमिक मासेस जो है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट किया है, ये अरेंजमेंट किस बेसिस पर किया है कि जैसे ये 3 एलिमेंट्स का इसने अरेंजमेंट किया है, उनमें से 3 एलिमेंट्स में से जो पहला और आखिरी वाला एलिमेंट है उन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? सेंटर वाले के मास के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, इसने ये कहा. तो लेकिन क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइड 9 एलिमेंट्स तक चले, 3 ग्रुप्स ही बन पाए. ठीक है, 3 ट्राइड्स ही बन पाए उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे. जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ कौन कौन से हैं. ये लिथियम देखिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ट्राइड है. ठीक है, इस ट्राइड में आप देख रहे हो 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब इनके आपने क्या करना है? एटॉमिक मासेस लिखने हैं. इसका एटॉमिक मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 6.9 और आपकी बुक्स में दे रखा होगा 7. ठीक है, फिर सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39. तो इसने कहा था, डॉब्रिनियर ने कहा कि पहले और लास्ट वाले एलिमेंट में, इस ट्राइड के पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सेकेंड वाले के इक्वल आएगा. तो जब हमने करके देखा तो ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा था, 22.95 है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ये वाला जो ट्राइड है ये बिल्कुल सही चल रहा है. नेक्स्ट जो आता है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. अब इस केसेस में अगर हमने चेक करना है कि क्या ये सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने जब चेक किया कैल्शियम एंड बेरियम का, तो जो अरिथमेटिक मीन आ रहा था वो 88.65 आ रहा है और स्ट्रॉन्शियम का जो मास होता है 87.6 होता है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है. ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट ट्राइड था वो लिया गया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का. जब इन ट्राइड्स को चेक किया गया तब भी हमने क्या करना है? अरिथमेटिक मीन चेक करना है. आपने क्या करना है? क्लोरीन और आयोडीन का अरिथमेटिक मीन निकालना है, मासेस का अरिथमेटिक मीन जो कि इक्वल आना चाहिए सेंटर वाले के, मतलब ब्रोमीन के. तो हमने देखा कि 79.9 इसका मास है एंड 81.2 जो है अरिथमेटिक मीन आ रहा है. तो ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं, मतलब सिमिलर हम कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है. बट ये जो ट्राइड था, ये जो ग्रुप था, ये सिर्फ कहाँ तक चला? टिल कैल्शियम तक. मतलब सिर्फ 9 एलिमेंट्स तक ही ये ट्राइड चल पाया, इसके बाद नहीं चल पाया. ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस आने लगा था वो काफ़ी, अभी तो देखो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है, बट आगे जाके ये जो डिफरेंस आने लगा ये काफ़ी ज़्यादा आने लगा, इसलिए ये ट्राइड आगे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया. फैक्ट्स क्या क्या हैं देखिए. जो साइंटिस्ट थे डॉब्रिनियर, उनका पूरा नाम जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर, एंड ये जो ट्राइड था ये
दिया गया था 1817 में, और इस टाइम पर ऑलमोस्ट 33 एलिमेंट्स जाने गए थे, मीन्स डिस्कवर हुए थे, हम ये कह सकते हैं। उस टाइम तक सिर्फ 33 एलिमेंट्स पता थे, तो इनके ऊपर काम किया था। अब सोचो कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स का मतलब अरेंजमेंट हुआ था, बाकी के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला जो ट्राइड है, ये वाला जो टेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। लिमिटेशंस भी यही है, मैं जो आपको बता चुकी हूँ। ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। देखो, सिर्फ 3 ट्राइड रिकॉग्नाइज हुए उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्राइड बन पाए थे, जो कि मैं आपको ऊपर एग्जांपल्स दे चुकी हूँ मासेस के साथ। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो आपका पीरियोडिक टेबल जैसे बनाने में हेल्प की गई, मतलब नेक्स्ट मॉडल जो है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? न्यूलैंड ने भी जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया है वो भी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और उसने क्या किया, अरेंजमेंट किस तरीके से किया है कि जो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी किसके, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। He compared this to the octaves found in the music and called it the law of octave. इसने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया? ऑक्टेव से, जो कि म्यूजिक नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर किया, और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर से रिपीटिशन हो जाता है सा, है ना, यहाँ से। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसने कहा कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से काफ़ी मिलती जुलती होगी, इसलिए इसने जो अरेंजमेंट किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस किया, बट जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की, इट विल बी सिमिलर। समझ गए? नाउ ये जो अरेंजमेंट है ये इस तरीके से दिया गया: हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्रोमियम 10। इस तरीके से आगे चलता गया। आगे देखिए फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूलैंड्स, मतलब इन साइंटिस्ट का पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स। ये जो लॉ था ये 1866 में दिया गया था, एंड एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन। सिर्फ 56 एलिमेंट्स जाने जाते थे। अब इसकी लिमिटेशन चेक कर लेते हैं कि लिमिटेशन क्या कहती हैं। लिमिटेशन ये है, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ था, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम तक भी कैसे? जो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था, उसके आगे के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। ये आगे जाके जैसे कुछ चीज़ों को ये प्रूव नहीं कर पाया था ये लॉ। अब सेकेंड लिमिटेशन क्या कहती है? सेकेंड लिमिटेशन ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसने कहा कि भाई उस टाइम तक चलो 56 एलिमेंट्स जाने जाते थे जब इसने ये लॉ बनाना शुरू किया था, इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे और नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे तो वो इस टेबल में आ नहीं पा रहे थे, मतलब इनकी इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो पा रहे थे, कुछ ना कुछ हिंडर चीज़ें कर रही थी, मतलब प्रॉपरली वर्क आउट नहीं कर पाया ये लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, अब इसने मतलब अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए क्या किया, 2 एलिमेंट्स को एक साथ ही डाल दिया, और वो भी एक ही स्लॉट में। और एक ही स्लॉट में तो डाला, चलो ठीक है डाला, बट उसने 2 एलिमेंट्स को, ऐसे 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। और इसने ये भी कंक्लूड किया, देखिए फोर्थ जो लिमिटेशन है हमारी, उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, आगे जाकर भी 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। तो इसके कहने का मतलब ये था, लेकिन ऐसा तो था तो नहीं,
क्योंकि आगे कई सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। अब हम कितने एलिमेंट्स को जानते हैं? ऑलमोस्ट 119 एलिमेंट्स को जानते हैं, है ना। तो मतलब आगे डिस्कवरी हुई है, तो ये वाली भी चीज़ इसकी बिल्कुल गलत निकली। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि भाई डॉब्रिनियर ट्राइड, सबसे पहला ट्राइड मॉडल जो दिया गया था वो डॉब्रिनियर के द्वारा दिया गया था। और इस डॉब्रिनियर ट्राइड में क्या था, डॉब्रिनियर ने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, वो 3-3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था, 3-3 के ग्रुप बनाए थे, और उन 3 के ग्रुप को क्या बोला गया? आगे ट्राइड बोला गया। और ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मीन्स वो जो 3 का भी ग्रुप बनाया था उसने, उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था। जैसे लिथियम का जो मास है 6.9 है, सोडियम का मास 23 है, एंड पोटेशियम का 39, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है ये ऑर्डर, ठीक है। मासेस का ऑर्डर ये इंक्रीज हो रहा है, तो इस बेसिस पर इसने इंक्रीजिंग ये ट्राइड बनाया। और इस ट्राइड में इसने क्या कहा? इसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इस ट्राइड के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो सेंटर वाले के मास के इक्वल आएगा, सेंटर वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा। तो वैसा ही हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ था ये एप्लीकेबल, लिमिटेशन क्या है? एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट तक हुआ, मतलब सिर्फ 3 ही ट्राइड बन पाए। फिर आ जाते हैं न्यूलैंड्स। अब इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी अरेंजमेंट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर, ठीक है। मैं भी एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट करूंगा वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर करूंगा, लेकिन मेरा अलग चीज़ चलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, ठीक है, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी? फर्स्ट एलिमेंट के। और इसलिए इसने इस तरीके का अरेंजमेंट दिया। ऐसा क्यों कहा इसने? क्योंकि इसने जो कंपैरिजन किया था कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट वाला, वो कंपैरिजन किया था इसने ऑक्टेव से, मतलब म्यूजिकल नोट्स से। म्यूजिकल नोट्स आप जानते हो, सारे गामा पा धा नी, और ये इंग्लिश में है, ये आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। तो दोबारा से रिपीटेशन हो जाता है सा पर। तो क्या कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है, तो इस तरीके से इसने अरेंजमेंट करा। लेकिन क्या हुआ, अब लिमिटेशन में आ जाता है कि सबसे पहली लिमिटेशन है ये जो टेबल है ये एप्लीकेबल हुआ, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल हुआ ओनली टिल कैल्शियम। दूसरी जो लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन कहती है कि भाई एक ही स्लॉट में दो दो इसने एलिमेंट रख दिए और उनकी भी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। और तीसरी जो इनकी लिमिटेशन थी, तीसरी लिमिटेशन कहती है कि भाई इसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी गलत चीज़ थी कि भाई बिल्कुल कर सकते थे, एग्जिस्ट कर सकते थे। आगे जो मॉडल्स निकले उन्होंने इसको गलत प्रूफ कर दिया था। चीज़ और थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते जाए, भाई इस वाले टेबल में तो वो फिट ही ना हो, तो अब फिट नहीं हुए तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ आगे जाके, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी नोट्स में लिखा है ये आपने कॉपी करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। और आगे इनको लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन डॉब्रिनियर ट्राइड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, कौन से एलिमेंट्स इस तरीके से हैं और कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे या उस टाइम तक जाने जाते थे। स्पेशली इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो है लिमिटेशन, कि इनकी लिमिटेशन क्या रही थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने ध्यान रखनी है, लर्न करनी है, ठीक है। और आगे आपको फर्दर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम टेबल बनेगा, ठीक है। ओके।